जय हिंद बच्चों। तो चलिए आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से करंट अफेयर जो पिछले हफ्ते के थे, जो पिछली क्लास हमारी नहीं हुई थी। तो अब से ये वीडियो हमारा संडे को आया करता है, तो संडे को हम इसको देखेंगे। तो उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए तो आज हम इसमें बढ़ते हैं। तो आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं उसको हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर में। तो हम गरुड़ एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे, मालाबार नेवल एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे, सोनार सिस्टम भारतीय नेवी के लिए जो बनाया गया है कैसा क्या होता है, इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है तो समझेंगे रिवर क्रूज क्या है, भारत की जो लॉन्गेस्ट बनी है ये कहां से कहां तक होके जाएगी तो ये भी हमें समझना है। बाली की जो G20 समिट अभी हुई है, G20 समिट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि ये सब क्या होता है ना। अगले साल की जो G20 की मीटिंग है इसको कौन करेगा। तो इसके बाद रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड है, लीड IT समिट है, युद्ध अभ्यास हो गया, डिफेंस एक्सरसाइज आपके एग्जाम्स के लिए। डिफेंस में तो ये सारी एक्सरसाइज तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम कवर करते हुए आगे चलेंगे। तो इतनी सारी ये न्यूज़ें हमारे उसमें रहेंगी। वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है तो मतलब ये सारे टॉपिक्स हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी आज की न्यूज़ है वो क्या है, गरुड़ 7th एयर एक्सरसाइज, यानी जो गरुड़ 7th नंबर की जो एयर एक्सरसाइज है। तो एक बात समझ लीजिए, हम लगातार जो आपने पिछले वीडियोस भी जो आप देखते रहे होंगे तो उसमें आप देखते हैं हम हर बार बताते हैं कि ये जो गरुड़ एक्सरसाइज है, वरुण एक्सरसाइज है और शक्ति एक्सरसाइज है। गरुड़ किसको, पक्षी देवता को बोला जाता था। तो ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, किसके साथ होती है, फ्रांस के साथ होती है। वरुण समुद्र देवता होते थे तो ये नेवी की एक्सरसाइज है, किसके साथ होती है, फ्रांस के साथ होती है। शक्ति जो हमारी है ये भी फ्रांस के साथ होती है, ये थल सेना का अभ्यास है। तो हमारा जो गरुड़ अभ्यास हुआ है किसके साथ, फ्रांस के साथ हुआ है। ये हमारा 2003 से ये शुरुआत हुई है और इसमें हमारा ये तेजस जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, प्रचंड हेलीकॉप्टर, इसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जोधपुर में हुई है, कौन सी एयर एक्सरसाइज है, गरुड़, और ये भारत और किसके बीच, फ्रांस के बीच। तो चलिए अब आगे इस पे बढ़ते हैं। इसमें वही सारी चीज़ें जो अभी हमने बताई हैं आपको कि जो वरुण एक्सरसाइज है वो भी हमारी फ्रांस के साथ होती है, ये नेवल एक्सरसाइज होती है। शक्ति एक्सरसाइज मिलिट्री की एक्सरसाइज होती है। और ये जो एक्सरसाइज ला परस्यू है, ये एक्सरसाइज, ये देखिए फ्रेंच भाषा का शब्द है तो इस तरह से इट इज़ अ मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज लेड बाय फ्रेंच नेवी। ये मल्टीलेटरल का मतलब बहुराष्ट्रीय, मतलब कई पक्ष इसमें आ जाते हैं, बहुपक्षीय एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2021, यानी 2021 में पहली बार भारतीय नेवी ने इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। चलिए तो ये उसी चीज़ को हमने हिंदी में लिखा हुआ था। आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, भारतीय नौसेना ने जापान में मालाबार नौसेना अभ्यास में भाग लिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं मालाबार नौ अभ्यास क्या। तो मालाबार नौ अभ्यास जो हमारा होता है इसमें क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। अब क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, क्वाड कंट्रीज में हमारे 4 मेंबर आ जाते हैं। USA हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मालाबार एक्सरसाइज है, इस बार कहाँ हो रही है, जापान के तट के पास हो रही है। योकोसुका जगह का नाम है जहाँ पे ये मालाबार एक्सरसाइज है। किसकी एक्सरसाइज होती है, नौसेना। देखने से ही पता चल रहा है कैसी एक्सरसाइज है, नौसेना की अभ्यास है। तो चलिए इसी में हम आगे इसे देख लेते हैं। भारत जापान के योकोसुका में शुरू होने वाले 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास इस बार वाला कौन से नंबर का हो रहा है, 26 नंबर का हो रहा है। कौन से नंबर का हो रहा है, 26 नंबर का हो रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, ये सब भारत के अलावा ये सारे देश भी क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद उसी चीज़ को इसमें लिखा हुआ है कि मालाबार एक्सरसाइज जो पहली बार शुरू हुई थी 1992 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 1992 शुरू हो रही थी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में हम बढ़ते हैं। DRDO लॉन्चेस टेस्टिंग एंड नेविगेशन फैसिलिटी फॉर सोनार सिस्टम ऑफ इंडियन नेवी। तो सर्वप्रथम प्रश्न ये आता है, सोनार क्या होता है ना, सोनार, और ये एक दूसरा वर्ड आता है रडार। देखिए रडार जो काम हवा में करता है, सोनार वही काम जल के अंदर करता है। ये क्या करता है कि हवा में जो भी ये एक तरह से इस तरह से मशीन लगी रहती है, ये डिटेक्ट करता है कि दुश्मन के क्षेत्र से, दुश्मन का मतलब भारत की वायु सीमा के बाहर से कहीं से भी कोई भारत के ऊपर किसी ने कोई मिसाइल से, कोई भी बम वगैरह से अटैक तो नहीं किया। तो ये इसको हवा में ही परख लेता है कि यहाँ से फलानी मिसाइल आ रही है हमारे भारत पे आक्रमण करने के लिए। तो ये हवा में ही उसको क्या कर देता है, बता देता है। और हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है उस
उस मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है। तो वही काम सोनार करता है, ये जल के भीतर करता है। अगर कोई पनडुब्बी से हम पे हमला करेगा तो उसको रोकने का काम, बचाव करने का काम कौन करेगा? सोनार करेगा। तो इसमें क्या था, डीआरडीओ ने लॉन्च किया है टेस्टिंग एंड नेविगेशन फैसिलिटी फॉर सोनार सिस्टम ऑफ इंडियन नेवी। तो सोनार सिस्टम को अगर आपको टेस्ट करना है, नेविगेशन करना है, तो उसकी फैसिलिटी कौन डेवलप किया है? डीआरडीओ ने डेवलप किया है। हर हफ्ते ही हम लोग पढ़ते हैं कि डीआरडीओ और इसरो, इन लोगों का मतलब नाम न्यूज़ में जरूर ही आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ना। तो इसमें और देख लेते हैं, डीआरडीओ जिसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि डीआरडीओ का गठन कब हुआ था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिसके कमेंट, जो इसका सही कमेंट होगा उसको हम लोग लाइक कमेंट करेंगे, तो उसमें से ये इस तरह से उसको पता चल जाएगा कि ये सही जवाब था। तो डीआरडीओ का आप जवाब दीजिएगा, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। और हल मॉडल ऑफ द सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्यूस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन फैसिलिटी एट नेवल फिजिकल ओशियनोग्राफी लेबोरेटरी कोच्चि। कोच्चि में इसका क्या किया है? लेबोरेटरी में इसके ये सारे सिस्टम, एक्यूस्टिक सिस्टम मतलब साउंड से रिलेटेड इसका होता है, ये सारी इस तरह की टेक्नोलॉजी का इसमें हमने क्या किया है? प्रयोग किया है। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं। इंडियन नेवी कंडक्ट्स प्रस्थान एंड ऑफ शोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, अब तटीय सुरक्षा अभ्यास। तो सबसे पहले तो समझते हैं ये ऑन शोर और ऑफ शोर क्या होता है। समुद्र के जस्ट किनारे, तट के जस्ट किनारे जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं तटीय, यानी ऑन शोर। और तट से कुछ दूरी पे कोई चीज़ हो उसको बोलते हैं ऑफ शोर। उसको क्या बोलते हैं? ऑफ शोर, यानी अपतटीय। तो ये भारत का क्या है? अपतटीय सुरक्षा अभ्यास है, जिसका नाम है प्रस्थान। इसका नाम क्या है? प्रस्थान अभ्यास। तो इस प्रस्थान अभ्यास के बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है? इंडियन नेवी इसको कंडक्ट कर रही है। इंडियन नेवी के अलावा और कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? ओएनजीसी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, कोस्ट गार्ड भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये एक्सरसाइज को प्रस्थान नाम दिया है इंडियन नेवी में। अच्छा, इसमें मेन चीज़ ये समझ लीजिए कि जैसे हमारा ये मुंबई है, मुंबई के आगे हमारा मुंबई हाई है जहाँ से हम लोग तेल निकालते हैं। तो ऐसे तेल निकालते हैं, तो जहाँ से वहाँ से तेल निकालते हैं, तो ऐसी जगह पे हमने मल्टी बिलियन डॉलर का क्या कर रखा है? इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब मान लो पाकिस्तान वगैरह इसमें अटैक कर देता है, तो हमारा तो ये इन्वेस्टमेंट पूरा वेस्ट चला जाएगा। तो ऐसे में इस इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा के लिए बीच बीच में हम अभ्यास करते रहते हैं। तो ये प्रस्थान अभ्यास क्या है? ये हमारी सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, सुरक्षा अभ्यास है। इसमें कोई दूसरा देश पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें आगे देख लेते हैं। इंडियन नेवी हैज़ इंक्लूडेड सेवरल क्राइसिस सच एज बॉम्ब थ्रेट, ब्लो आउट, टेररिस्ट एंड मेडिकल इवैक्यूएशन। इस तरह की मतलब अगर स्थितियाँ वहाँ पे आ जाएं तो किस तरह से हम उस अपने क्षेत्र को बचाएंगे, इसके लिए ये सुरक्षा अभ्यास किया गया था। इसमें भारतीय नेवी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, ओएनजीसी, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, पुलिस, फिशरीज, कस्टम, इन सब ने एक्सरसाइज में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। कि मान लो पाकिस्तान कभी हमारे उस तरह के एरिया में, रणनीतिक हमारे क्षेत्र में बम गिरा देता है, तो हम उसको किस तरह से सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, है ना। बम नहीं गिराता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कोई बॉम्ब थ्रेट हो जाता है, कोई भी मतलब कोई भी तरह की कोई भी घटना हो जाती है, तो हम उसकी सुरक्षा कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आर्टेमिस फर्स्ट, नासा लॉन्चेस मेगा रॉकेट ऑन मेडन फ्लाइट टू मून। मेडन का मतलब होता है पहली उड़ान। अब ये क्या है? आर्टेमिस फर्स्ट क्या है? ये नासा का मिशन है। जैसे नासा ने का अपोलो मिशन था, अपोलो मिशन के तहत उसने सर्वप्रथम क्या भेजा था? उसने आपका सर्वप्रथम मनुष्य भेजे थे। कहाँ पे भेजे थे? उसने मून पे मनुष्य भेजे थे। उसी तरह ये आर्टेमिस मिशन उसी मिशन की एक तरह से क्या कर रहा है? पुनः ये फिर से मनुष्य भेजेगा। उसके पहले ये पहला फ्लाइट है जहाँ पे ये क्या करेगा? मून पे जाके टेस्टिंग, मतलब वहाँ पे जाके देखेगा कि किस तरह से हम अपना पूरा मिशन भेजेंगे, तो वहाँ पे किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये नासा का मिशन है। ये लॉन्च टाइम, इसका इतना हमको लॉन्च टाइम नहीं देखना, बस हमको देखना है कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। जैसे हम भारत में देखते हैं ना, भारत में जो भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च की जाती है, कहाँ से लॉन्च की जाती है? हमारे श्रीहरिकोटा से लॉन्च की जाती है। उसी तरह अमेरिका में सारा जो कुछ लॉन्च किया जाना होता है, फ्लोरिडा जगह है अमेरिका में, ये भी पूर्वी तट पर है। और ये कैनेडी स्पेस सेंटर, हमारे यहाँ जैसे सतीश धवन स्पेस सेंटर का नाम है ना श्रीहरिकोटा, उसी तरह अमेरिका क्या नाम है? कैनेडी स्पेस सेंटर। कहाँ पे है? फ्लोरिडा में है। अच्छा, आप देखिए, जो भी सारी चीज़ें होती हैं ये पूर्वी तट से ही प्रक्षेपास्त्र किया जाता है। क्यों पूर्वी तट से? क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल लगता है, कोरियोलिस बल, जो कि उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड साइड लगता है। इसकी वजह से कोई भी वस्तु क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है। किस तरफ? राइट हैंड की तरफ। तो मान लीजिए अगर यहाँ से हम लोग उसको प्रक्षेपित करते हैं पश्चिमी एरिया से, तो यहाँ से मान लो अगर कोई सैटेलाइट में हमारे गड़बड़ी आ जाती है, तो सैटेलाइट टूट के गिर जाएगा, ऐसे जमीन में गिर जाएगा, हैदराबाद, बेंगलोर, कहीं पे भी गिरेगा। इस तरह से यहाँ अगर गया, उसमें कोई गड़बड़ी आई तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इसीलिए पूर्वी तट से इसको क्या करते हैं? प्रक्षेपित करते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। ये काफ़ी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सेल फ्रॉम वाराणसी इन जनवरी 2023, यानी अभी कुछ दिनों बाद, लगभग 2 महीने बाद, जनवरी 2023 से भारत का सबसे लंबा रिवर क्रूज यानी नदी क्रूज है। क्रूज क्या होता है? एक चलता फिरता 5 स्टार होटल होता है। कहाँ चलता फिरता? रोड में नहीं, पानी में चलता फिरता। ठीक है। अब समुद्री क्रूज यानी शिप जो होते हैं, क्रूज शिप जो होते हैं वो समुद्र में चलते हैं। ये हमारा क्या है? नदी में चलने वाला है। ये रिवर क्रूज हमारा क्या है? नदी में चलने वाला है। और ये वाराणसी से कहाँ तक जाएगा? ये असम के डिब्रूगढ़ बोगीबील तक जाएगा। ठीक है। और ये कितनी डिस्टेंस तय करेगा? 4000 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करेगा और कुल 50 दिन की यात्रा होगी। कितने डेज की यात्रा होगी? 50 डेज की यात्रा होगी। मतलब ये लंबा चौड़ा पूरा बांग्लादेश को पार करते हुए जाएगा। ठीक है। सरकार अगले साल बांग्लादेश होते हुए वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी लग्जरी रिवर क्रूज शुरू करने जा रही है। दुनिया के सबसे लंबे लग्जरी रिवर क्रूज का उद्देश्य भारतीय अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है। 50 दिन की यात्रा है, 4000 किलोमीटर का सफर है। 10 जनवरी से ये क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। बाली G20 समिट, जो G20 की समिट हुई है, कहाँ हुई है? बाली में हुई है। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की अभी जो नई कैपिटल हमारी जो की गई है प्रस्तावित, उसका नाम है नुसांत्रा। ये कहाँ है? बोर्नियो द्वीप में है। बोर्नियो द्वीप में है। इसका नाम क्या है? नुसांत्रा। और अभी इससे पहले इसकी कैपिटल क्या थी? जकार्ता। जकार्ता चूंकि वहाँ पे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जल स्तर बढ़ने के कारण वहाँ पे जकार्ता में एक तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई, जल स्तर भी बढ़ रहा है, तो जगह भी कम हो रही है। इसी वजह से नई राजधानी प्रस्तावित की गई है। कहाँ पे? नुसांत्रा में। चलिए अब आगे देख लेते हैं G20 के देश कौन कौन से हैं। तो G7 7 देशों का समूह है। इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है, USA है, कनाडा है। पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब से रशिया ने यूक्रेन पे हमला करके क्रीमिया को हथियाया था, तब से 2014 से इसको क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया है। ठीक है। अब तो ये जब रशिया था तब इसको G8 कहा जाता था, अब ये G7 कहलाता है। अब इसी में कुछ और देश जुड़ जाते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की। इन देशों को मिला लिया जाता है, तब ये क्या बन जाता है? G20 बन जाता है। इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। इस संगठन की जो हुई थी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1999। और ये एक अनौपचारिक समिट है इन देशों के बीच में, इस वजह से इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इस संगठन का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है। ये 1999 से इसकी बैठक होनी शुरू हो गई थी। ठीक है। तो इस बार की जो हमारी थीम थी प्रेसिडेंसी, इस बार की जो थीम थी 17वें शिखर सम्मेलन की, एक साथ ठीक हो मजबूत बने। मतलब इस तरह से क्या होता है कि एक साथ हम फिर से मतलब रिकवर करें, प्रॉस्पेरिटी करें, इन सब चीज़ों के बारे में। रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर, ये इस बार की थीम थी। इस बार की थीम क्या थी? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। और ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर, G20 जो 2022 की समिट का इसका क्या था? एजेंडा। तो ये सारे इसके एजेंडा थे, इन सब पे होता है। G20 में क्या होता है? मेन सारे देश आते हैं, मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता पानी करते हैं और नाश्ता पानी के साथ साथ चर्चा करते हैं कि किस तरह से कोविड ने हमको मतलब सारे देशों को इस तरह से परेशान किया है, तो हम किस तरह से अपनी नीतियाँ और अच्छी बनाएं कि व्यापार में बढ़ोतरी हो, उससे इकोनॉमी हमारी सुधरे। तो यही सारी चर्चाएँ किस में की जाती हैं? G20 में की जाती हैं। अगली बार इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। कहाँ करेगा? भारत ने 1 दिसंबर से ही इसकी अध्यक्षता भारत को मिल गई, लगभग 1 साल तक इसकी अध्यक्षता रहेगी। और एक चीज़ इसमें और समझ लीजिए, ट्रॉयका एक वर्ड आता है। ट्रॉयका का मतलब होता है, इससे पहले जैसे इस बार की G20 की अध्यक्षता कौन था? इंडोनेशिया। अगले साल इंडोनेशिया के बाद 2023 को कौन करेगा? इंडिया। और इससे पहले इंडोनेशिया से किसने करी थी? पहले इटली ने। तो इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, इन तीनों को इस साल का ट्रॉयका कहा जाएगा। मतलब इटली जब इनको अपना वो जो छोटा छोटा ऑर्डर वाला हथौड़ा होता है ना जज साहब का, इटली ने इंडोनेशिया को दिया था। इस बार इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो जोको विडोडो हैं, उन्होंने इंडिया को दे दिया था। तो उसमें क्या होता है? इसको कहा जाता है ट्रॉयका। मतलब एक थोड़ा से 3 घोड़ों का एक तरह से उसका यात्रा वो होती है। मतलब एक उसको क्या कहते हैं? वाहन होता है। ये आपका रशिया में बहुत चलता है, रथ टाइप का होता है। तो इटली, इंडोनेशिया, इंडिया इस बार के उसमें शामिल थे। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी न्यूज़ है। सारी ही न्यूज़ को आपको लगेगा कि मैम इंपॉर्टेंट बोल रही हैं, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट। विक्रम एस, इंडिया का जो पहला प्राइवेट रॉकेट है, ये लॉन्च हुआ है नवंबर, ये अभी कल ही इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो ये विक्रम एस जो लॉन्च किया गया है, ये इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट है। ये इसरो के साथ साथ एक जो कंपनी है स्काई रूट, ये भारत की एक प्राइवेट कंपनी है, स्काई रूट एरोस्पेस इसका नाम है।
और ये हमारी हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, हैदराबाद में है। और इस कंपनी का जो मतलब बनी थी, ये 2018 में ही बनी थी। एक स्टार्टअप है, 4 साल ही हुए और सोचो इसने अपना पहला रॉकेट लॉन्च कर दिया जिसका नाम क्या है, विक्रम एस। तो उसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है, विक्रम श्रेणी के ही ये क्या करेगा, रॉकेट लॉन्च करेगा। अच्छा, प्राइवेट कंपनी इसमें आ गई तो इसमें क्या फ़ायदा होगा हमें, अगर प्राइवेट कंपनी स्पेस बिजनेस की तरफ आएगी तो जैसे इसरो के पास बाकी सब दुनिया के देश आते थे, क्योंकि हमारा इसरो बहुत सस्ते में कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो आस पड़ोस के जैसे देश हो गए, बांग्लादेश हो गया, इन लोगों को कोई भी सैटेलाइट लॉन्च करना है, सिंगापुर को करवाना है, तो ये लोग अमेरिका के पास जाते थे तो वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, तो इसरो बहुत सस्ते में कर देता था। तो जब इसरो के पास ये लोग आते हैं, कहते हैं हमारा लॉन्च कर दो, तो इसरो कहता है भाई अगले 2 साल तक के लिए तो हमारी बुकिंग फुल चल रही है ना, अगर आपको लॉन्च कराना है तो 2 साल वेट करो। तो ये बोलते थे कि नहीं 2 साल में तो हमारे बिजनेस का बहुत लॉस हो जाएगा, ऐसा करते हैं ज़्यादा पैसा देके अमेरिका से लॉन्च कराते हैं। अब जब भारत की प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां इस क्षेत्र में आएंगी तो भारत के लिए अच्छी बात है ना, प्राइवेट क्षेत्र में ही पैसा है, लेकिन पैसा तो हमारे देश में आएगा ना, तो उसी क्षेत्र में ये क्या है, एक कदम है। चलिए आगे देखते हैं। केरला टूरिज्म को क्या मिला है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में जो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का ग्लोबल अवार्ड मिला है, किसको मिला है, केरला को मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया होस्ट करेगा लीड आईटी समिट को विद स्वीडन एट COP27 इन इजिप्ट। COP27 क्या है इसको समझ लेते हैं। सन 1999 में पूरे विश्व के देशों को लगा कि हमने अभी प्रकृति का क्या कर लिया है, बहुत ज़्यादा दोहन कर लिया है, अब हमें क्या करना है, प्रकृति को बचाना है। तो 1992 में एक अर्थ समिट हुई, सारे देशों ने मिलके एक बैठक करी जिसमें पृथ्वी को बचाने की बात हुई। ये कब हुई थी, 1992 में। 1992 के बाद एक पहली बैठक हुई थी 1995 में, जब इसको बोला जाता था, कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की पहली बैठक बर्लिन में हुई थी, जर्मनी में हुई थी। कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब इसमें जो अर्थ समिट में जितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था उन सारी कंट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसी तरह हर साल ये कॉन्फ्रेंस होती है और हर साल की कॉन्फ्रेंस में ये लोग कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं कि मतलब हमें किस तरह से चीज़ों को बेहतर बनाना है प्रकृति के लिए, किस तरह से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, अपनी जो इकोनॉमी है उसको बहुत ज़्यादा क्या करना है, ग्रीन और क्लीन बनाना है। तो ये COP27 की इस बार की बैठक हमारी कहाँ हो रही है, इजिप्ट में हो रही है, जिसमें उसी बैठक के दौरान भारत की तरफ से भूपेंद्र यादव ये जी गए हुए थे। इन्होंने स्वीडन के साथ मिलकर लीड आईटी समिट को क्या किया है, आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो लीडर्स इन आईटी इस समिट का क्या किया है, उद्घाटन किया है। चलिए इस समिट को शुरुआत किया है। इसके आगे देख लेते हैं। तो इसमें क्या था, लीड आईटी वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन ऑफ इंडिया विद सपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ड्यूरिंग द यूएन सिक्योरिटी जनरल्स क्लाइमेट एक्शन समिट इन 2019 इन न्यूयॉर्क। तो पहली बार ये जो लीड आईटी की समिट हुई थी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से हुई थी और ये 2019 में हुई थी। इस बार भी इसको क्या किया है हमने, और ये इस बार वाली जो COP27 बैठक हो रही कहाँ हो रही, शर्म अल शेख इजिप्ट में हो रही। कहाँ हो रही, इजिप्ट में। कहाँ, शर्म अल शेख। आपसे पूछ लिया जाता है कि कहाँ हो रही तो आप बोलोगे शर्म अल शेख इजिप्ट। अब आ जाते हैं हमारे युद्ध अभ्यास पे। उत्तराखंड के औली में जो हमारा युद्ध अभ्यास हो रहा है ये किन दो देशों के बीच में हो रहा है, भारत और अमेरिका के बीच। औली हमारा क्या है, एक हिल स्टेशन है और ये हिल स्टेशन हमारा कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में अब सोचो एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पे इस तरह से नेपाल शुरू हो जाता है, उत्तराखंड के जस्ट बगल में तिब्बत है। अब तिब्बत के इतना पास, तिब्बत पे कब्जा कर रखा है चाइना में, चाइना के इतना पास, मतलब उसकी खोपड़ी में बैठ के अगर हम युद्ध अभ्यास करेंगे तो चाइना को तो मिर्ची लगेगी ना। तो ये चाइना इससे बहुत परेशान है। भारत का जो युद्ध अभ्यास, एक तो अमेरिका के साथ भारत कर रहा है तो और भी ज़्यादा दुखी है चाइना। तो इस तरह से ये युद्ध अभ्यास हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी में आगे देखते हैं। और अमेरिका के साथ और भी कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं। ऑपरेशन जो एक्सरसाइज वज्र प्रहार है ये दोनों देशों के विशेष बलों का अभ्यास है। कॉप इंडिया वायुसेना का अभ्यास है। एक्स मालाबार एक्सरसाइज भारत अमेरिका जापान ऑस्ट्रेलिया का अभ्यास है। रेड फ्लैग एक्सरसाइज अमेरिका का मल्टीलेटरल हवाई एक्सरसाइज है। एक्स टाइगर ट्रम्प मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए टाइगर ट्रम्प जो एक्सरसाइज है ये भी हम अमेरिका के साथ करते हैं। ठीक है, डिजास्टर के टाइम पे, आपदा राहत के टाइम पे, डिजास्टर रेजिलियंस जिसको बोलते हैं उस टाइम पे करते हैं। इसके बाद आ जाता है पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है सी विजिल। पैन इंडिया का मतलब होता है पूरे भारत का जो कोस्ट है ना, इस पूरे कोस्ट के यानी पूरे भारत के तटीय एरिया पे हमने जो एक्सरसाइज की है जिसका नाम क्या है, सी विजिल 2022। तो उसी टाइप की एक्सरसाइज जैसे हमने प्रस्थान की थी वो ऑफशोर एक्सरसाइज थी, ये हमारी क्या है, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है जिसका नाम है सी विजिल 2022। चलिए
तो इस एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं। पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल का ये तीसरा संस्करण 15 से 16 नवंबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय स्तर के तटीय रक्षा अभ्यास की परिकल्पना 2018 में की गई थी, है ना। 26/11 का हमला हुआ था, तो 26/11 के हमले में अगर आप लोगों को याद होगा कि वो सब जो पाकिस्तान से जितने भी आतंकवादी आए थे सब एक नाव के सहारे आए थे मुंबई के तट पे, है ना, छोटी सी नाव लेके आए थे। तो इसी तरह अब हम क्या करेंगे, कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज करेंगे, तो अपने तटों को क्या करेंगे, सुरक्षित करेंगे, कहीं से कोई फिर से नाव लेके ना आ जाए, फिर हम हमारे ऊपर अटैक ना कर दे, है ना, इस वजह से। उसके बाद ये खबर क्या है, नताशा पर्क-मुसार ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। स्लोवेनिया देखिए हमारे यहाँ आता है इटली के बगल में, एड्रियाटिक से। देखिए जब भी कोई इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ा करिए ना तो उसके साथ मैप जरूर देख लिया करिए, है ना। अगर हमने बोला कि ब्राज़ील में चुनाव हुए, लूला डे सिल्वा वहाँ के नए क्या बने, राष्ट्रपति बने, तो आप तुरंत मैप में देख लो कि ब्राज़ील कहाँ आता है विश्व के मैप में। तो उसी तरह स्लोवेनिया कहाँ आता है, ये हमारा स्लोवेनिया है, इधर ये हमारा क्रोएशिया है, बोस्निया हर्ज़गोविना। तो ये क्या है, यूगोस्लाविया इसको एक ज़माने में कहा जाता था, ये बाल्कन कंट्रीज़ भी कहा जाता था। यूगोस्लाविया का विघटन हो गया और कई देश, छोटे छोटे देशों में ये बट गया, तो उसी में से एक देश है स्लोवेनिया। ये ऑस्ट्रिया और इटली के बगल में, इधर ये इसके हंगरी आता है। स्लोवेनिया छोटा सा देश है, इसकी ये लुब्लियाना, ये इसकी क्या है, ये इसकी कैपिटल है। यहाँ की जो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, कौन बनी है, ये नताशा पर्क-मुसार बनी है। अभी रिसेंटली इटली में भी पहली महिला जो प्रधानमंत्री बन के तैयार हुई हैं, उनका क्या नाम है, उनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये हमने पिछले हफ्ते में पढ़ा है। तो ये इनको कितने वोटों से जीती हैं, क्या हारी हैं, ये हमको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, है ना, हमें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे संध्या देवनाथन, ये बनी है मेटा इंडिया की हेड। मेटा क्या है, मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी बनाई गई है, फेसबुक ने अपना नाम मेटा में परिवर्तित किया है, तो मेटा की जो इंडिया की हेड बनाई गई हैं वो कौन बनाई गई हैं, संध्या देवनाथन। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में आ जाते हैं, इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। अब जब इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्टील का प्रोड्यूसर है तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो सबसे पहले नाम आ जाता है, प्रथम नंबर पे अगर इंडिया किसी ने पीछे किया है तो चाइना ही होगा, है ना। तो सोचो, चाइना 920 मिलियन टन प्रति वर्ष किसका करता है, स्टील का उत्पादन करता है, और भारत जो दूसरे नंबर पे है वो 109.3, मतलब भारत से लगभग 9 गुना आगे तो चाइना है, भारत से लगभग 9 गुना आगे तो चाइना है। और चाइना विश्व इस्पात उत्पाद का 57% क्या करता है, उत्पाद करता है। तो चाइना को मतलब फर्स्ट नंबर में आने के लिए भारत को तो लगभग बहुत मेहनत करनी है, लगभग हो सकता है 1 शताब्दी बीत जाए, है ना, अनलेस कि चाइना एकदम से अपना उत्पादन न कम कर दे। वो क्यों ही कम करेगा, हमें ही अपना बढ़ाना होगा। और जापान, जिसको अभी अभी रिसेंटली भारत ने पीछे किया है, वो तीसरे नंबर पर आ गया। सोचो जापान में स्टील बनाने के लिए कोयला हमें ऊर्जा के लिए चाहिए होता है और लोहे से स्टील बनता है। जापान में ना कोयला है ना लोहा है, वो कोयला और लोहा दोनों ही भारत से आयात करता है। उसके बाद भी वो दूसरे नंबर पे अभी तक था स्टील उत्पादन में, और हम जो हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है तो हम तीसरे नंबर पे थे, अब जाके हम दूसरे नंबर पे आए हैं। तो जापान मतलब बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों का देश है, वहाँ पर मेहनती लोग बहुत पाए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 का किसको दिया गया है, कार्लोस सौरा। भारत का जो इस वक्त का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो चल रहा है, ये कहाँ पे चल रहा है अवार्ड, जो ये चल रहा है गोवा में चल रहा है, वहीं पे जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। अब इस बार आप लोग बताएंगे कि इस बार का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, अगर आप लोग लगातार पढ़ते चले आ रहे हैं तो आप इसका जवाब दे पाओगे। तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर हैं जिनका नाम है कार्लोस सौरा, उनको दिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, गगन नारंग, गगन नारंग ये है हमारे गगन नारंग, निशानेबाजी में थे, ठीक है। ये मैरी कॉम हमारी हो गई, और ये पीवी सिंधु हो गई, और ये मीराबाई चानू हो गई। इन लोगों को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलेटिक कमीशन का क्या बनाया गया है, मेंबर बनाया गया है। याद कीजिएगा, किसी ने मैरी कॉम पे जो उनकी आत्मकथा पे मूवी बनी थी उसमें दिखाया जाता है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एक बार उनको मतलब चयन करने से उनको निकाल दिया था, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में आ गई थी, है ना, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो उसी तरह उसी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की आज ये मेंबर बनी है, और उसकी हेड भी मैरी कॉम ही बनी है, ठीक है। तो सोचिए समय किस तरह से बदलता है। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। ये तो न्यूज़ हम लोग कर चुके हैं, लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज़, है ना, डिब्रूगढ़ तक बनाया गया है। इसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी।
स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, सारे स्टैचू ऑफ यूनिटी भी भारत में हो गया, प्रॉस्पेरिटी भी भारत में हो गया, स्टैचू ऑफ बिलीफ भी भारत में हो गया, बहुत सारी मूर्तियां बन रही है ना। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ बन रहा है, एकदम याद रखिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 108 फुट ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ ये प्रॉस्पेरिटी, और ये बेंगलुरु में बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बेंगलुरु में बनी है, बेंगलोर जो है, बेंगलोर में इसको बनाया गया है। आगे देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस मूर्ति का क्या किया है, ये ब्रॉन्ज कांसे की मूर्ति है, इस मूर्ति का अनावरण किया है। किसकी मूर्ति बनी है ये, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा ऑन द प्रेमिसेस टू द बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अगर आप लोग वहाँ पे गए होंगे तो आपने देखा हुआ, इस एयरपोर्ट का नाम भी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है। वहीं पे नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति बनाई गई। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा ये बेंगलुरु सिटी के क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं 11 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे। 11 नवंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, और ये फोटो से आपको दिख रहा है, ये इनके प्रतिमा पे, मतलब इनके दिवस के, इनको अबुल कलाम आज़ाद, ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे भारत के, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके ही याद में ये क्या बनाया जाता है, ये शिक्षा दिवस ये से बनाया जाता है, एजुकेशन डे मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, इनको भारत रत्न भी मिला था, लेकिन पोस्थुमसली, मतलब मरणोपरांत मिला था, इनकी मृत्यु के पश्चात मिला था। चलिए उसके बाद हम अपनी अगली न्यूज़ पे बढ़ते हैं। इंडिया रैंक्स एट द 8th ऑन ग्लोबल लिस्ट फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन। चलिए क्लाइमेट प्रोटेक्शन, ये जो CCPI का इंडेक्स आया है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत को 8वीं रैंक मिली है। 63 देशों में भारत 8वीं रैंक में आया। तो आपके दिमाग में आएगा पहली रैंक में कौन आया, तो भाई पूरे विश्व में किसी ने इतना अच्छा नहीं किया कि उसको पहली रैंक दी जाए। डेनमार्क आया है, चौथे नंबर पे आया है, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम देखेंगे, इस तरह से CCPI इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है, इसमें 8वीं रैंक है भारत की 63 देशों में। अगर देखा जाए 8वीं रैंक 63 देशों में, अदरवाइज तो भारत कोई भी हंगर इंडेक्स देख लो, हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो, 100 के आसपास ही झूल रहा होता है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी रैंक आई है भारत की, है ना, यानी क्योंकि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में काम बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। और आज भी भारत, ये जितनी सारी कंट्री हैं, डेनमार्क, स्वीडन, इन लोगों के साथ मिल के नवीकरणीय ऊर्जा पे और ज़्यादा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये सारी न्यूज़ उससे रिलेटेड हो गई। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे हम पहुँचेंगे। अरुणा मिलर, फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन टू होल्ड ऑफिस इन मैरीलैंड। मैरीलैंड ये जो अमेरिका में एक जगह है, यहाँ पे फर्स्ट एवर इंडियन अमेरिकन ये हैं अरुणा मिलर, जो कि क्या बनेंगी, वहाँ पे ऑफिस होल्ड करेंगी, ठीक है। भारतीय अमेरिकी महिला अरुणा मिलर संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अटलांटिक क्षेत्र के मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद संभालेंगी। ये पहली भारतीय अमेरिकी होंगी। जैसे कि अभी ऋषि सुनाक क्या हैं, वो मतलब एक तरह से इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हैं, तो वो वहाँ का इतना बड़ा पद संभाल रहे हैं। तो उसी तरह अरुणा मिलर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ में आएगा, द ईयर 2022 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। 2022 इसको क्या बनाया गया है, आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। अब आप ये समझिए 2022 को हमने आसियान क्या है, ये फिलहाल 10 देशों का समूह है, 10 देशों का समूह है। अभी 11वां देश इसमें एक और शामिल हो गया है, तिमोर लेस्ते, है ना। ये 10 देशों का जो समूह है 1967 में ये समूह आपका बन गया था। तो अभी इसमें 11वां देश एक और शामिल किया गया है, जिसका नाम है तिमोर लेस्ते। अब तुरंत ये सेशन जैसे ही समाप्त होगा, आप लोग तुरंत, आपका काम क्या है, होमवर्क क्या है आपका, तुरंत देखेंगे मैप में कि तिमोर लेस्ते है कहाँ, ठीक है। तो 2022 को हमने क्या घोषित किया है, फ्रेंडशिप ईयर है। किसका फ्रेंडशिप ईयर है, आसियान का और भारत का। तो अभी इसमें जो 10 मेंबर आते हैं, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में है। चलिए ये रहा तिमोर लेस्ते। चलिए ये मैप आ ही गया है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया के पास जो यहाँ पे हम देखेंगे, इधर आइलैंड के क्षेत्र में हमारा तिमोर लेस्ते आता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश फर्स्ट टू रिसीव G7 ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंडिंग। G7 ये जो COP27 की मीटिंग हो रही है ना हमारी, कहाँ हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग इजिप्ट में हो रही है। उसी में ये जो G7 देशों ने है एक फंड बनाया है। ये लोग फंड क्या बनाते हैं, मतलब एक गुल्लक टाइप का रखते हैं, उस गुल्लक में सब लोग आके पैसा डालते हैं, उस गुल्लक में लिख देते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल शील्ड, इस गुल्लक का क्या नाम रखा है, ग्लोबल शील्ड। इसका नाम क्या है, ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट फंडिंग। तो सबसे पहले इसमें पैसा पाने वाले 2 देश कौन से हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अच्छा, इन देशों को पैसे की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि पाकिस्तान, अभी आपने देखा होगा बाढ़ के क्षेत्र में अभी जो इतनी
इतनी बाढ़ आई, 1/3 पाकिस्तान लगभग डूब गया, तो इसको आवश्यकता भी है। हालांकि ये इस पैसे का प्रयोग किस चीज़ में करता है, आतंकवादी गतिविधियों में करता है या सच में मतलब अपने यहाँ बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद करने में करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 8 बिलियन पहुंच चुकी है। कितनी पॉपुलेशन पहुंच चुकी है पूरी दुनिया की? 8 अरब, मतलब इतनी तेज से। और अगले साल हम देखेंगे कि भारत दुनिया का सबसे एक जो नंबर पे हो जाएगा पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। तो 8 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। ये देखिए सबसे ज़्यादा अभी चीन में है, फिर उसके बाद भारत है। भारत देखिए ये 1 अरब, ये जो 41 करोड़ आ रहा है कुछ ही दिन में, यानी अगले ही साल ये क्या कर देगा, चाइना को पीछे कर देगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, वर्ल्ड फिलॉसफी डे। वर्ल्ड फिलॉसफी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 नवंबर को। फिलॉसफी का मतलब दर्शन, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है? दर्शन। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया रशिया ईरान होल्ड्स ट्राइलेटरल मीटिंग ऑन अफगानिस्तान ऑन साइडलाइंस ऑफ मॉस्को फॉर्मेट। इंडिया, रशिया और ईरान, अब ये लोग तीनों बैठ के किस पे बात करेंगे? अफगानिस्तान पे। अब अच्छा एक बात बताओ, आपको लगेगा मैम अफगानिस्तान का मुद्दा है तो यहाँ पे रशिया ऊपर आता है, इंडिया अफगानिस्तान के इधर आता है, बीच में पाकिस्तान आ जाता है, इधर ईरान आता है, ये लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं? देखो बेटा, जब भी अगर हमारे पड़ोसी के घर में अशांति होगी तो देर सवेर हमारे यहाँ भी अशांति होगी ही होगी। तो इसका मतलब है वो लड़ाई वहीं तक सीमित रहे, उसको हम वहीं पे कंटेन कर दें। इसलिए ये तीनों ने क्या किया है, ये चर्चाएं की हैं कि किस तरह से हम अफगानिस्तान में स्थिरता लाएं। तो ये मीटिंग वहाँ पे की गई है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आ जाती है, अरविंद वीरमणि, ये क्या थे? फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे। किसको? प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। अब ये फुल टाइम मेंबर बन गए हैं किसके? नीति आयोग के। नीति आयोग जो 2014 में इसको मतलब बनाया गया था, 2015 में इसको बनाया गया था, प्लानिंग कमीशन को हटा के 1 जनवरी 2015 को, उसी के ये क्या बन गए हैं? पूर्णकालिक मेंबर बन गए हैं। अब इसके बाद कुछ हेडलाइंस देख लेते हैं ना। हेडलाइंस मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको बस जल्दी जल्दी देखते हुए शुरू करते हैं। इंडिया होस्ट करेगा वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2023। 2023 में भारत देखिए क्या क्या करेगा। एससीओ की भी मेंबरशिप भारत को मिल रही है, एससीओ की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत को मिल रही है, G20 की प्रेसिडेंसी भी भारत को मिल गई है, और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी 2023 में कौन करेगा? भारत ही होस्ट करेगा, वो भी महिलाओं की, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? वीरांगना सेवा केंद्र, सिंगल विंडो फैसिलिटी लॉन्च्ड फॉर वेलफेयर ग्रीवांस रिडर्सल ऑफ आर्मीज वीर नारीज, ठीक है। जो विडो सुविधा को होता है कि जो मतलब आर्मी में जो महिला, जो पुरुषों की जो शहीद हो जाते हैं, उनकी जो पत्नियां होती हैं, जो विधवा हो जाती हैं, उनके लिए वीरांगना सेवा केंद्र बनाया गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या आती है? श्लोक मुखर्जी विंस इंडियाज 2022 गूगल फॉर डूडल। गूगल फॉर डूडल, ये जो गूगल आप लोग देखते होंगे, गूगल पे जो सर्च करते होंगे हर दिन इस तरह का जो डूडल आता है, अलग अलग तरीके आता है, तो उसको विन किसने किया है? 2022 में श्लोक मुखर्जी ने डूडल फॉर गूगल अवार्ड जीता है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। आसियान, जैसा कि अभी हमने आपको तुरंत बताया कि 11वें मेंबर के रूप में किसको? ये ईस्ट तिमोर जो है, तिमोर दे लेस्ते, ईस्ट तिमोर, इसको क्या किया है? 11वें मेंबर के रूप में क्या किया है? शामिल कर लिया है। किसमें? आसियान में, जो कि आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब आ जाते हैं 16 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल प्रेस डे। प्रेस का मतलब है जर्नलिज्म, एक तरह का जो है प्रेस डे, ये हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट एयरपोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। आज ही अरुणाचल प्रदेश में ये मतलब पहुंच रहे हैं। वहाँ पे किरेन रिजिजू ने इसके बारे में ट्वीट भी किया था। ये जो डॉली ग्रांट जो आपका वहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट है, ईटानगर का एयरपोर्ट है, वहाँ पे इसका क्या करने जा रहे हैं? उद्घाटन करने जा रहे हैं। इससे क्या है, वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में मतलब टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। व्हाट्सएप इंडिया हेड अभिजीत बोस मतलब उसके पद से नीचे आ गए हैं, ठीक है। अभिजीत बोस अब व्हाट्सएप इंडिया के हेड नहीं रहे। नेक्स्ट है, सेंटर अनवील्स इंडियाज फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर लाइफ साइंस एंड डेटा। भारत की पहली लाइफ साइंस और डेटा के लिए, यानी पहली केंद्र ने जीवन विज्ञान डेटा के लिए जो पहली रिपोजिटरी बनाई गई है, उसका अनावरण किसने किया है? ये जितेंद्र सिंह जी ने किया है, ठीक है। ये क्या है? चलिए फिर उसके बाद देखेंगे कबड्डी का जो वर्ल्ड कप 2025 का है, ये कौन होस्ट करेगा? वेस्ट मिडलैंड इन इंग्लैंड में होस्ट किया जाएगा। कबड्डी का वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंग्लैंड में होगा, ठीक है।
इंडिया एंड फिनलैंड एग्रीज टू एनहांस कोऑपरेशन इन डिजिटल पार्टनरशिप। फिनलैंड क्या है? एक ये फिनलैंड आपका क्या आ जाएगा? एक नॉर्डिक कंट्री है जो कि भारत के साथ सहयोग करेगा किसमें? डिजिटल पार्टनरशिप में, यानी डिजिटल क्षेत्र में योगदान बढ़ाने में काम करेगा। और डिजिटल पार्टनरशिप में भी ये किसमें योगदान बढ़ाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत की काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, तो यहीं के साथ हमारा जो आज का पूरा करंट अफेयर था वो आज ये हमारी आखिरी न्यूज़ थी, जिसमें हमने फिनलैंड के साथ क्या किया है? ग्लोबल जो हमारी पार्टनरशिप की है, किसके लिए? डिजिटल एजुकेशन के लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये सेशन किस तरह से पसंद आया है। देखिए, एग्जाम आपका कई आप लोगों की क्वेरीज होती हैं कि किस तरह का क्या एग्जाम मैम, ये हमारे इस एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर क्या ज़रूरी होगा। देखिए, एग्जाम कोई भी हो, करंट अफेयर सेम रहता है। करंट अफेयर हमारा नहीं चेंज होता। चेंज होता है कि करंट अफेयर किस हद तक पूछा जाता है, कितनी डीप तक पूछा जाता है, तो बस ये ज़रूरी होता है। तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है, इसी तरह से कंटिन्यू आपको करते चलना है। इसी तरह आगे हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, तो इस वीडियो को और भी शेयर करिए। अगर आपको इसको पसंद आया है, कोई और चीज़ आप इसमें ऐड कराना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें बताइए। तो चलिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।